तो अगर आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए के आसपास है, आपकी जो लिस्टिंग है वो सॉर्टेड हो चुकी है, किसी डैन लेना था, थार को आपने रिजेक्ट कर दिया है। Protect your peace, that's the real flex. And sometimes it comes with low maintenance and an extremely comfortable machine. Today, I'm going on a ride with this machine just to test why people love it so much. आपने इसमें भी चॉइस बना ली है कि आपको ग्रैंड विटारा लेना चाहिए या फिर अर्बन क्रूज़र लेना चाहिए, तो ये वीडियो आपकी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। नॉर्मल रिव्यू से हट के इसको खाली रिव्यू के पर्पज़ से ही 1200 किलोमीटर चलाया गया है कल से लेकर के आज तक, सो दैट मैं रियल लाइफ में आपको इसकी टायर्स की ग्रिप कैसी है, ये जो कार है वो हाईवेज पे कैसी परफॉर्म करती है, पहाड़ों पे कैसी परफॉर्म करती है, माइलेज आपको कितना देती है, इसके अंदर का जो साउंड सिस्टम है वो कैसा रहने वाला है, ये सारी चीज़ें आपको मैं बता सकूं। ओके, सो द टाइम इज़ 8:23 और हम अपने स्टे पे पहुंच चुके हैं। मेरे पास काफ़ी सारा डेटा है आप लोग को शेयर करने के लिए। ऑल्सो मैं इसका पॉकेट 4 का भी रिव्यू शूट कर रहा हूँ प्रैक्टिकल लाइफ में। अच्छा, मेरी वीडियोज़ में आपको एक चीज़ ज़रूर देखने को मिलेगी जो है कॉन्स। और ये देखो कुछ इस टाइप का रूम है अपना। पहली बात तो ये है, मैं यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिकेशन रीड नहीं करने वाला हूँ क्योंकि वो सारी चीज़ें यार वेबसाइट पे अवेलेबल है। 22 से लेके 23 वेरिएंट आपको अर्बन क्रूज़र के देखने को मिलते हैं। ये वाला जो है ये पेट्रोल ऑटोमेटिक के साथ में आता है। यहीं पे मुझे एक और बात मेंशन करनी है, इसको अगर आप मैनुअल पे चलाओगे ना भाई, वहाँ पे भी पावर एक्चुअली अच्छी फील होती है और उसके 2 रीज़न है। पहला, इसका बॉडी वेट। इस जो कार का बॉडी वेट है ना, मुझे लगता है यार, पहले तो मुझे लगा कि यार ये तो दिक्कत कर रहा है क्योंकि 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ये थोड़ा थोड़ा रोड छोड़ दे रही थी। यू नो व्हाट आई मीन, अगर आप 140 150 चलते हो तो, बट हाँ अगेन अगर आप 100 120 चलते हो तो इस कार का पूरा बिहेवियर चेंज हो जाता है। शुरू करते हैं एक एक चीज़ से। सबसे पहले इसके लाइट्स के बारे में बात करनी है क्योंकि ये जो आप देख रहे हो ना ज़ीरो विजिबिलिटी वाला एरिया, रात में यहाँ पे एकदम अंधेरा हो गया था। मैं बोलना चाहूँगा यार, लाइट इसकी 10 on 10 है। ये जो DRS वगैरह देख रहे हो ये खाली शोबाजी के लिए नहीं है, इसको आपको ख़रीदने के बाद में अपग्रेड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप कार को स्टॉक भी यूज़ करोगे तो भी लाइट्स इनफ है। ट्रिप पे जाओगे या फिर अगर आप कहीं दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा में रहते हो वहाँ पे लाइट नहीं है तो भी कार अपना इनफ काम कर देगी। दूसरी चीज़ ये है कि टायर्स की ग्रिप एक्चुअली अच्छी है। ब्रेकिंग यार मुझे थोड़ी सी 7 out of 10 लगी थी। ब्रेकिंग के साथ में इशू क्या है, देखो अगर आप 90 या फिर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहे हो, वहाँ पर आप ब्रेक सप्लाई करते हो, कार 5 से 6 मीटर लेती है रुकने के लिए। और अगर आप 135 140 चल रहे हो तो कार 7 से 8 मीटर ले लेती है रुकने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास में कोई जुगाड़ ऐसा है जहां से आप ब्रेक्स इंप्रूव कर सको तो डेफिनेटली ब्रेक्स इंप्रूव करा लेना। बट हाँ, स्टॉक में भी अगर कोई नॉर्मल बंदा है जैसे मेरे जैसा, उसके हिसाब से कार ठीक है। और वैसे भी ये कार स्पेशली उन लोगों के लिए बनाई गई है जो थोड़े से फैमिली ओरिएंटेड है, ऑफिस आने जाने वाले बंदे हैं, हवाबाजी के चक्कर में बिलीव नहीं करते। माइलेज की बात कर लेते हैं। अगर आप हाईवे पे चलोगे, अच्छे तरीके से तमीज़ से चलाओगे तो 18 से 20 के बीच में आपको माइलेज मिल जाएगी। और अगर आप पहाड़ों पे आते हो, रश बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, स्टिल आपको 13 से 14 की माइलेज आराम से मिल जाएगी। जितना हमने इस कार को टोटल चलाया है, इसने अभी तक हमको 18.5 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज दी है। उसके बाद आती है बात कि अंदर का म्यूज़िक सिस्टम या फिर अंदर का इन्वायरमेंट कैसा है। यार म्यूज़िक सिस्टम बहुत तगड़ा है इसको भी आपको अपग्रेड कराने की ज़रूरत नहीं है। AC में भी कुछ भी कराने की ज़रूरत नहीं है। सीट्स आर एक्चुअली कंफर्टेबल। अब यहाँ पे बात ये आती है कि आपकी हाइट कितनी है। अगर आप 6'2", 6'4" या फिर 6 फीट के हो, रियर सीट पे बैठते हो, वहाँ पे आपको ड्राइवर से बोलना पड़ेगा कि सीट बहुत ज़्यादा पीछे मत करे। मतलब जो आपको लेग स्पेस मिलता है तब आपके लिए शायद प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सामने वाला बंदा भी 6 फीट के आसपास का है, आप भी 6 फीट के आसपास के हो तो, और वो भी अगर आप एडजस्ट करना चाहोगे तो एडजस्ट कर सकते हो। उसके अलावा कार में रियर सीट पे भी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कंफर्टेबल राइड दे सकती है। फ्रंट सीट की बात करूं, यार फ्रंट सीट एक्चुअली कंफर्टेबल है। मतलब अगर आप कंफ्यूज हो थार और इसमें, तो मैं बोलूँ थार या फिर जिमनी, इन सारी कार्स को अभी ही रिजेक्ट कर दो। कंफर्ट के मामले में ये डेफिनेटली बीट कर देगी उनको आराम से। अंदर के साइड में जितने भी नॉब्स मिलते हैं उनकी क्वालिटी अच्छी है, जो इसका कर्टेन आता है उसकी भी क्वालिटी अच्छी है। क्वालिटी वाइज तो यार देखो टोयोटा की कार है तो आप कोई कंप्लेन वैसे भी नहीं कर सकते हो। बूट स्पेस
ट्रिप पे जा रहे हो, बूट स्पेस ही अगर अच्छा नहीं हो तो क्या कर लोगे। बूट स्पेस अच्छा खासा है कि एक बंदा अंदर लिटा सकते हो। और ये इकलौती चीज़ थी, जिन भैया की ये कार है उनको इकलौती ये चीज़ थार में नहीं मिली थी, बूट स्पेस। थार का आपको पता होगा ना कि 2 लोग ही अच्छे तरीके से जा सकते हो अगर आपको सामान लेकर के जाना है। इसमें 4 बंदे आराम से बैठ सकते हो, पूरा का पूरा सामान रख सकते हो। बूट स्पेस भी डिसेंट है। अच्छा, बूट स्पेस में भी एक अच्छी चीज़ मुझे लगी कि ऐसा नहीं है वहाँ पे जो मैट वगैरह है उसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा लो हो कि 10,000 20,000 किलोमीटर चलने के बाद आपको उसको चेंज कराना पड़े। मारुति से ज़्यादा बेटर टोयोटा की आपको ब्रांड वैल्यू मिल जाती है। अगर आप टोयोटा ओन करते हो तो मुझे लगता है टोयोटा पूरा ट्राई करता है कि जैसे फॉर्च्यूनर के ओनर्स को रिस्पेक्ट मिलती है या फिर उनको फैसिलिटी दी जाती है, वैसे आपको भी रिस्पेक्ट और फैसिलिटी मिले। या जो इसमें स्टॉक अलॉय मिल रहे हैं उनका भी डिज़ाइन आपको अच्छा मिल रहा है। ऐसा कुछ भी गाड़ी में कमी नहीं है। इसलिए अगर मुझे नेट पिकिंग करनी हो तो मैं 2 नेट पिकिंग करना चाहता हूँ। पहली चीज़, मुझे लगता है ब्रांड थोड़ा सा बेटर ब्रेक दे सकता था। दूसरी चीज़, यहाँ पे हाइड्रोलिक्स डालो भाई, ये एक्चुअली प्रॉब्लमेटिक है। 17 लाख रुपए अगर कोई खर्च कर रहा है तो वहाँ पे होना चाहिए। सिर्फ एक इसका ड्रॉबैक है, अगर ये हाइड्रोलिक पे होता ना तो इस भारी भरकम को उठाने में मेहनत नहीं करनी पड़ती। तीसरी चीज़, वेट थोड़ा सा बढ़ा सकते थे, मतलब 15-20 किलो के आसपास। अब मैं समझ रहा हूँ कि वेट से ड्रॉबैक भी है। अगर वेट बढ़ा देगी कंपनी तो वहाँ पे माइलेज थोड़ी सी कम मिल जाएगी। बट हमारे ऐसे जो चलाने वाले लोग हैं जो 140-145 पे चलाना कभी कभी पसंद करते हैं, उनको कार की ग्रिप अच्छी मिलेगी। अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन के बारे में कि ये कार है किस किस पर्पज़ से। ऑफिस जाना है वो वाला काम ये वाली गाड़ी आराम से कर देगी। अगर आपको ट्रिप पे जाना है तो भी वो वाला काम ये गाड़ी आराम से कर देगी। डेट्स वगैरह पे जाना चाहते हो तो भी इस कार में जा सकते हो। ओवरऑल क्या है कि इस रेंज में अगर आप एक कार देख रहे हो तो मैं बोलूँगा सेडान, एसयूवी, इन सारी कार की कैटेगरीज छोड़ करके आप अर्बन क्रूज़र पिक कर सकते हो। और ग्रैंड विटारा अर्बन क्रूज़र में भी कंफ्यूज हो तो मैं बोलूँगा अर्बन क्रूज़र ही पिक करना। हो सकता है थोड़ी सी एक्सपेंसिव आपको अप फ्रंट पे लगे। पर आते हैं फाइनल कंक्लूजन पे कि अगर मुझे इस कार को रेट करना है तो मैं कितना रेट करूँगा। डेफिनेटली 9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दूंगा। जो कॉन्स मैंने बताए हैं वो इतने मेजर कॉन्स नहीं है, उसको आप इग्नोर कर सकते हो। बट हाँ, 9 आउट ऑफ 10 की ही रेटिंग दूंगा, क्योंकि कोई कार यार ऐसी है नहीं जिसमें कमी ना हो। बट वो जो कॉन्स हैं क्या वो आपके लिए डील ब्रेकर है या नहीं, ये चीज़ आपको डिसाइड करना है। एक बैटल और है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सनरूफ काम की चीज़ नहीं है। भाई जब तुम ऐसे किसी जगह पे आते हो ना तो वहाँ पे सनरूफ बहुत काम आती है, क्योंकि हम आते क्यों हैं पहाड़ों पे, नेचर एंजॉय करने के लिए। अब उन नेचर को अगर हम फील ही नहीं कर पा रहे हैं, हम पूरी तरीके से क्लोज्ड रूम में बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे मज़ा नहीं आएगा। इसीलिए मुझे लगता है सनरूफ जितनी ज़्यादा बड़ी हो उतना ज़्यादा अच्छा है। तो सनरूफ के मामले में भी इस कार को मैं 10 आउट ऑफ 10 की ही रेटिंग दूंगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट आप लोगों से ये भी है कि इस चैनल पे आपको जितनी भी चीज़ें मिलेगी वो प्रैक्टिकल यूज़ केस के साथ में मिलेगी। तो सपोर्ट दिखाने के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दोगे तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा और कॉन्फिडेंट फील होता है, सच बोलूँ तो।